हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ, आप पूछना चाह रहे होगे, है ना। चलो बताता हूँ। आज मैं आपके वीडियो लेकर आया हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले पता होना चाहिए आपको। ये जैसे मान लो कि आपने किसी हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के साथ मिला दिया, टच करा दिया। ये हॉट बॉडी है ना, और ये कोल्ड बॉडी है। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सराउंडिंग में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो भी हीट का एक्सचेंज होगा इनका आपस में होगा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों बॉडी को करा दिया टच, कॉन्टैक्ट में लगा के रखा, तो क्या होगा। आप सबने पढ़ा है, आपको सबको पता है आपको क्या होगा, जल्दी बताओ। गर्म बॉडी ठंडी होगी और ठंडी बॉडी क्या होगी, गर्म होगी, और एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका मतलब दोनों बॉडी किस में हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। बोलो सही बात है। व्हेन फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी विल बिकम सेम, और बोथ बॉडी, समझ में आ रहा है ना, विल बिकम सेम, then there is no exchange of heat further, there is no exchange of heat further। सही है ना, ऐसा ही तो है। सही तो बोल रहा हूँ एकदम, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप तो सही बोलते हो हमेशा से, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए, है ना। When final temperature of both body will become same, then there is no exchange of heat further। तो हम बोलेंगे दोनों बॉडीज किस में आ चुकी हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी हैं। बोलो थर्मल इक्विलिब्रियम क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको मैं पढ़ाता हूँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है ये, बड़ा ही आसान सा लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बच्चे। ये लो ये कहता है कि जब ए बॉडी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब ए बॉडी बी बॉडी के साथ किस में है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि बी बॉडी सी बॉडी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो सही बात है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कंफर्म है कि ए बॉडी बी सी बॉडी के साथ किस में होगी, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर बात या नहीं क्लियर बात, क्लियर बात। एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर मान लो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, सही बात है। तो भाई ए और सी भी तो भाई हुए, है ना। वही चीज यहां पर लग रही है। When A and B body are in thermal equilibrium with each other, B and C body are in thermal equilibrium with each other, then A and C body should be in thermal equilibrium with each other। बोलो समझ में आया, अच्छे से आया। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। ये तो आसान सा लॉ था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिंपल मैं आपको एब्रिविएशन यूज करूंगा, FLT, है ना। FLT लिख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा मुझे ना एक बार एक कमेंट ना करके ये जरूर लिख के बताना कि मेरी राइटिंग साफ है कि नहीं, है ना। फीडबैक देना, राइटिंग अच्छी है या नहीं, ठीक है। दोगे, देंगे सर, जरूर देंगे, सही है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है बेटा, ये ढंग से सुनने वाली चीज है। जैसे मान लेते हैं कि मान लो कि एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर, ऐसे कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन समझते हो, ढक्कन। ढक्कन किसको बोलते हैं? अरे वो फिल्मों वाला ढक्कन नहीं, आम आदमी को बेचारे को ढक्कन बोलते हैं। ढक्कन है क्या तू, ऐसा वो वाला ढक्कन नहीं बेटा, ढक्कन मतलब ढकने वाली चीज, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपके हिसाब से क्या होगा मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। अब आपकी बारी है बताने की। मैंने हीट सप्लाई करी, मान लो इसके अंदर गैस भरी हुई थी, वो तो जाहिर सी बात है गैस तो भरी ही होगी, कंटेनर खाली थोड़ा ना। खाली कंटेनर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, उसमें दूध डाल के पियेंगे थोड़ी ना,
ठीक है, तो गैस भरी हुई है इस कंटेनर में, ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब ढक्कन है, ढक्कन मूव कर सकता है, पिस्टन मूवेबल है। कैसा पिस्टन है मेरे बच्चे? मूवेबल, वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर चल भी सकता है। ठीक है, मैंने हीट सप्लाई करी गैस को, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल तो होती ही नहीं आइडियल गैस के पास, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने हीट सप्लाई करी, तो हीट सप्लाई करते ही आपने एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना। काइनेटिक एनर्जी रेक्टिफिकेशन टू टेम्परेचर होती है, मैंने आपको पढ़ाया ना। बोलो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाई ये चीज़? बिल्कुल होती है सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। बताओ 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 मुझे, एन मोल्स की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना। वैसे NFRT/2 है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी होती है गैस की, होगी टोटल एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी गैस की, और पोटेंशियल होती नहीं, तो काइनेटिक होगी, टोटल बनना पड़ेगा। सही बात है। तो आपने हीट सप्लाई करी, मुद्दे पर आते हैं। आपने हीट सप्लाई करी तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ गई? टेम्परेचर बढ़ गया है ना। तो मतलब हीट आपकी यूज हो गई किसमें? इंटरनल एनर्जी में। किसमें यूज हो गई बेटा? इंटरनल एनर्जी चेंज कराने में। उसने टेम्परेचर बढ़ाने पर, हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ाया और इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। सही बात है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये पिस्टन के मॉलिक्यूल्स, सॉरी पिस्टन के कह रहा हूँ, गैस के मॉलिक्यूल्स आकर पिस्टन पे टकराएंगे। टकराते हैं तो प्रेशर बनाते हैं। अरे बताया, ये भी निकलवाया था मैंने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन वन वॉल ऑफ कंटेनर। याद आया कि नहीं याद आया? बिल्कुल याद आया। तो प्रेशर लगाएंगे तो एरिया है, प्रेशर है, एरिया है, तो क्या लगेगा? फोर्स, एरिया के परपेंडिकुलर, बिल्कुल लगेगा फोर्स। अब फोर्स लगने से क्या होगा? फोर्स लगने से, अगर फोर्स लग रहा है और पिस्टन चल सकता है तो डिस्प्लेसमेंट होगा सर। और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ये आपका पिस्टन है, फोर्स आपका मिट चुका है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? dx। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो यार, गैस ने वर्क किया। गैस ने क्या किया? वर्क। तो dw वर्क किया गैस ने। वर्क का फॉर्मूला होता है F.ds है ना। और डॉट प्रोडक्ट में F और ds के बीच में एंगल कितना होता है? जल्दी बताओ। F और ds के बीच में एंगल cos थीटा यूज करते हैं ना हम। तो यहाँ पर F और ds के बीच में एंगल क्या है? फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री होने की वजह से आप सिर्फ F/dx लिखोगे। और ये क्या है? वर्क डन बाय गैस, मॉलिक्यूल्स ने जो किया। सही है, बिल्कुल सही है बात सर। अब एक काम करो, फोर्स क्या होता है? गैस के पास प्रेशर है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। पिस्टन का एरिया है, पिस्टन का एरिया A है। सही है ना। तो बताओ वर्क डन बाय गैस क्या होगा? वर्क डन बाय गैस क्या होगा? वर्क डन का गैस होगा PA/dx। A इंटू dx क्या है? एरिया इंटू dx, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है। तो ये तो चेंज इन वॉल्यूम लिखा हुआ है यार, PdV। क्या लिखा हुआ है? PdV। तो एलिमेंटल वर्क क्या आ गया गैस के द्वारा? PdV। बोलो सही बात? बिल्कुल सही बात। तो dW आपको पता चल गया। सही है। तो बेसिकली आपने हीट दी, हीट देने से क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर था, प्रेशर की वजह से क्या हुआ? फोर्स लगा, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो गैस ने वर्क किया। बोलो सही है। और दूसरा काम क्या था? मैंने आपको बोला इंटरनल एनर्जी गैस की NFRT/2। तो du हो गया है NFRDT/2। बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप हीट देते हो वो दो कामों में जाती है। किस किस में जाती है? या तो वो इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज कराएगी, सही है, या गैस के मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे। और हो सकता है दोनों भी हो रहे हो, और हो सकता है दोनों ही ना हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अरे बोलो सही है, दोनों ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब मान लो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई मान लो वर्क भी नहीं हुआ, तो मतलब हीट ही नहीं दी आपने, मतलब आपने हीट ही नहीं दी। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपका जो गैस को आपने हीट दी, कंटेनर गैस के मॉलिक्यूल्स को जो आपने हीट सप्लाई करी, वो दो हिस्सों में जाता है। किस किस में? इंटरनल एनर्जी चेंज कराने में और वर्क डन कराने में। बोलो सही है। अब समझो, आपको मैंने बताना है dq। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आप dq को बोलोगे पॉजिटिव, और अगर हीट रिजेक्ट हो रही है, क्या हो रही है? रिजेक्ट या रिलीज, तो dq होगा आपका नेगेटिव। अब मेरी बात सुनो बेटा, मान लो आपने हीट दी, हो सकता है टेम्परेचर घट जाए। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि मैंने बोला आपको हीट देने पर, ध्यान से सुनो, ध्यान से, हीट देने पर आपने हीट दी तो एब्जॉर्ब हुई हीट, यानी ये तो पॉजिटिव नंबर है। तो सर टेम्परेचर अगर घट गया, तो टेम्परेचर घट गया तो du नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि dt नेगेटिव हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है? आ रहा है। तो सर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हो सकता है ये पॉजिटिव हो
और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेट आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अरे बोलो, तो आपने इस चीज को रटना नहीं है कि आपने गैस को हीट सप्लाई करी तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। बोलो क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि आप गैस को पिस्टन फिक्स करके हीट करो, पिस्टन को फिक्स करके आप गैस को हीट करो। पिस्टन को फिक्स कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो वर्क जीरो हो जाएगा। मतलब सारी हीट किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। अब अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो कन्फर्म है कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही होगी, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। बोलो क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। दूसरी बात पढ़ते हैं। अच्छा, हो सकता है गैस के टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहे हीट देने पर। सर ये कैसे हो सकता है, आपने हीट दी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, आइसोथर्मल, जिसको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने हीट दी, हीट देने पे मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सारी की सारी हीट किस में चली जाएगी, वर्क में चली जाएगी। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी हीट दे सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हीट दे सकते हो, और दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तब भी तो हीट दे सकते हो चाचा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इवन मैं कह रहा हूं अगर आप हीट भी ना दो, हीट भी अगर आप ना दो तो dq जीरो करो तो हो सकता है du और dw अपने आपस में खेल लें। कैसे, है ना, इफ dq जीरो, अगर मान लो आपने हीट ही नहीं दी तो du क्या होगा, माइनस dw। बोलो सही बात है कि नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा गैस की तो वर्क डन गैस का होगा। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो क्या होगा, ये कंफर्म है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी, गैस की इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी, तो गैस का कंप्रेशन हो रहा होगा। सर गैस का क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन। क्योंकि एक्सपेंशन में, क्योंकि बेटा एक्सपेंशन में, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी एक्सपेंशन होगा गैस का तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, वर्क डन गैस का पॉजिटिव लोगे। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो केमिस्ट्री में कुछ और पढ़ाया गया है। हमें तो हमारे सर ने, केमिस्ट्री वाले सर ने बताया है कि एक्सपेंशन में बेटा वर्क डन नेगेटिव होता है। तो सर क्या केमिस्ट्री वाले सर ने गलत बताया है या आप गलत बता रहे हो। मैं बताऊं आपको एक बात, अंदर की बताऊं, हम दोनों ही ठीक कह रहे हैं। सर फिर हमें गलत समझ रहे हो, हमें पागल समझ रहे हो क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पागल भी नहीं समझ रहा। पूछो कैसे। जो केमिस्ट्री वाले सर ने बताया ना, केमिस्ट्री वाले सर ने बताया गैस के ऊपर वर्क, गैस के ऊपर कितना वर्क हो रहा है। तो मेरे को बताओ गैस के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, बाहर से लग रहा है ना, बाहर से PATM लग रहा है। तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इधर है, फोर्स इधर है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो केमिस्ट्री वाले सर ने आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर का वर्क डन निकालना बताया है। जो गैस के ऊपर एटमॉस्फेयर वर्क कर रहा है वो वर्क निकलवाया है, तो उनके हिसाब से एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं तो गैस जो वर्क कर रही है, तो गैस अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे फोर्स इधर ही लगा रहे हैं ना, एक्सपेंशन की डायरेक्शन में। तो मेरे हिसाब से वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। बोलो समझ में आई। इसका मतलब आपके केमिस्ट्री वाले सर और फिजिक्स वाले सर दोनों ही ठीक कहते हैं, दोनों ही बढ़िया पढ़ाते हैं। बोलो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। क्लियर है एकदम अच्छे से ये चीज, बोलो। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, ठीक है। सर अभी अब क्या बताने वाले हो, बता रहा हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व दे रखा है तो उस कर्व का एरिया आपको क्या देने वाला है। चलो समझते हैं। मान लो PV ग्राफ दे रखा है, क्लियर है। मान लो ये ग्राफ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कोई भी कर्व भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, सर कंप्रेशन भी हो सकता है। मैं आप एक तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो मैं एक पढ़ा देता हूँ। कहाँ से कहाँ, ये पॉइंट है वॉल्यूम V1 और सर ये पॉइंट है वॉल्यूम V2। बोलो क्लियर है। तो मैंने क्या करा बेटा, एलिमेंटल वॉल्यूम में चेंज पड़ा। क्या पड़ा, एलिमेंटल वॉल्यूम में चेंज, जिसको मैं बोलूंगा dV। और ये लेंथ कितनी है, प्रेशर है ना ये। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल एरिया, DA क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। बोलो क्लियर है। क्लियर है तो यस तो बोल दिया करो। सर हम तो बोलते हैं घर में बैठ के बोलते हो, एक बार वाई लिख दिया करो कमेंट में, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप मेरी बात सुनते भी हो, है ना। तो DA है एरिया ऑफ एलिमेंटल
स्ट्रिप, जो कि कितना होगा पीडीवी। अरे सर अभी अभी आपने पीडीवी कुछ और भी बताया था, याद करो क्या बताया था सर ने, पीडीवी क्या बताया था, जस्ट अभी बताया था, पीडीवी बताया था सर ने, पीडीवी डीडब्ल्यू क्या बताया था, डीडब्ल्यू। बोलो क्लियर है। इसका मतलब एलिमेंटल एरिया ही एलिमेंटल वर्क है। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो एरिया ऑफ पीवी कर्व, ठीक है ना, कर्व के स्पेलिंग सर को नहीं आते हैं, क्या आते हैं, एरिया ऑफ पीवी कर्व गिव्स वर्क डन बाय गैस। बोलो क्लियर है, अच्छे से समझ में आया है आपको, बिल्कुल आया है। एक बात और छोटी सी बताऊंगा, छोटी सी, सर एरिया आपको कौन सा लेना है, वॉल्यूम एक्सिस पर जो है, प्रेशर एक्सिस पर नहीं। मैं आपको दोनों बातें बता देता हूं। मान लो ये वॉल्यूम प्रेशर कर्व है और ये भी वॉल्यूम प्रेशर कर्व है। मेरे बच्चे ना कहीं कंफ्यूज ही ना हो, मैं इस हिसाब से चलता हूं, ठीक है ना, और ये भी कर्व है। तो मेरे बच्चे आप ये वाला एरिया मत ले लेना, ये एरिया वर्कडन नहीं देता है। एरिया कौन सा वर्कडन देता है, जो वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपने एलिमेंटल डीवी पढ़ना है वर्क के लिए। यहां पढ़ोगे तो एलिमेंटल क्या पढ़ना पड़ेगा, डीपी पढ़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है तो लाइक ठोक देना, शेयर कर देना दोस्तों को, ठीक है। ओके, टेक केयर मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।